Welcome back students to the third session of the Heckscher-Ohlin model. लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी उसमें हमने प्राइसेस का इम्पैक्ट देखा था इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे। जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है तो इनकम में चेंजेस कैसे आती है। जिस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाए उसमें जो रिसोर्सेज या जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोस्ट एबंडेंटली यूज होता है उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इस केस में क्लॉथ की प्राइस इंक्रीज हो गई है और क्लॉथ जो था यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्लॉथ वो लेबर इंटेंसिव है एज कंपेयर टू फूड। तो जब क्लॉथ की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो वेजेस में इंक्रीज ज़्यादा आता है एज कंपेयर टू रेंट्स ऑफ द लैंड ओनर। अगर यहाँ पे प्राइस ऑफ फूड में इंक्रीज आ जाए तो फिर लैंड की इनकम ज़्यादा हो जाएगी और लेबर की इनकम कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे प्राइसेस का इस मॉडल में इस तरीके से फ़र्क पड़ता है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, जैसे हमने स्टार्ट में एज्यूम किया टोटल लैंड रिसोर्सेज और टोटल लेबर फिक्स्ड हैं, तो उनका इम्पैक्ट कैसे होता है। हमारे पास एक एजवर्थ बॉक्स डायग्राम है यहाँ पे। इसकी मदद से हम जान सकते हैं कि टोटल रिसोर्सेज कैसे एलोकेट की जाती है किसी इकोनॉमी में। तो एक्स एक्सिस पे आप देख लें, ये पूरा एक्स एक्सिस, इस पे हमारे पास लेबर है और जो वाई एक्सिस है ये वाला, दोनों साइड्स पे इस पे हमारे पास लैंड रिसोर्सेज है। ओसी ओरिजिन है, इस ओरिजिन पे हमने क्लॉथ सेक्टर को लिया हुआ है, जबकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो ओरिजिन है OF दैट इज फॉर फूड सेक्टर। तो रिसोर्सेज हैं क्लॉथ सेक्टर के लिए इस साइड पे जब हम जाते हैं तो लेबर रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाती हैं और जब वर्टिकली हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास लैंड रिसोर्सेज विद इन क्लॉथ सेक्टर इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली फॉर द फूड सेक्टर, जब हम इस साइड पे जाते हैं तो लेबर रिसोर्सेज इन फूड इंक्रीज होती हैं और जब डाउनवर्ड आते हैं तो लैंड रिसोर्सेज इन फूड इंक्रीज होती हैं। और अगर एक के लिए इंक्रीज होगी तो दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे। आप ये कर्व देख सकते हैं, सी कर्व सी शो करता है कि रिसोर्सेज कैसे एलोकेट की गई हैं क्लॉथ सेक्टर के लिए। तो क्लॉथ सेक्टर में लेबर की रिसोर्सेज निस्बतन लैंड के बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हुई हैं। ये हमें कैसे पता चल रहा है, इस लाइन का झुकाव है लेबर की तरफ। अगर ये 45 डिग्री एंगल पे होता तो दोनों रिसोर्सेज इक्वली एलोकेट होते। अगर ये और भी अपवर्ड होता तो फिर यहाँ पे लैंड रिसोर्सेज ज़्यादा यूज होते हैं, लेबर रिसोर्सेज कम यूटिलाइज होते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं LC तक हमने लैंड लेबर लिया हुआ है और ये थोड़ा सा TC तक जो है हमारे पास ये लैंड की रिसोर्सेज हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल लेबर रिसोर्सेज है वो यहाँ से इस पॉइंट तक है, OC से लेके एंड तक है। इसमें से यहाँ तक LC तक जो है ये रिसोर्सेज हमने एलोकेट की है क्लॉथ की प्रोडक्शन के लिए और जो बाकी रिसोर्सेज हैं लेबर की दैट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। सिमिलरली लैंड रिसोर्सेज हमारे पास ब्लू मार्क मैंने लगा दिया कि यहाँ तक OC से लेके यहाँ तक हमारे पास लैंड रिसोर्सेज है। इसमें ये एरिया या इतना लाइन जो है ये एलोकेशन है लैंड का फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, सॉरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। और फिर यहाँ से यहाँ तक जो है दिस इज एलोकेशन ऑफ लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। पॉइंट 1 जो है वो हमें शो करता है कि हमारे टोटल रिसोर्सेज किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आती हैं।
तो ये दोनों कर्व जो हैं C which represents for cloth and F which represents for food, तो इन दोनों कर्व्स की बुनियाद पर हमें ये पता चल जाता है कि रिसोर्सेज कितनी एलोकेट हो रही है और किस सेक्टर के लिए हो रही है। लेट्स से कि किसी कंट्री के पास लैंड रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए या लेबर रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए, तो उस पे उस इंक्रीज का उस कंट्री के टोटल आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। इन दो गुड्स में से जो हमने यहाँ पे क्लॉथ लिया हुआ है और फूड लिया है, इन दोनों के प्रोडक्शन पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको देखते हैं। रेफसिंस्की थ्योरम कहता है कि इफ वी होल्ड आउटपुट प्राइसेस कांस्टेंट as the amount of factor of production increase, then the supply of good that uses this factor intensively increases and supply of the other good decreases. थ्योरम क्या कहता है रेफसिंस्की थ्योरम? वो कहता है कि अगर हम प्राइसेस को चेंज ना करें, प्राइसेस सेम रहें, और एक गुड या एक फैक्टर जो है हम बढ़ा दें, जैसे कि अगर लैंड को हम बढ़ा दें तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जो लैंड इंटेंसिव आउटपुट है, यहाँ पे हमारे केस में फूड है, तो फूड की पैदावार ज़्यादा हो जाएगी और क्लॉथ की पैदावार कम हो जाएगी। ये बात तो समझ में आ रही है कि लैंड के बढ़ाने से फूड की पैदावार क्यों बढ़ती है, क्योंकि उसमें यूज़ होता है लैंड। लेकिन लैंड के बढ़ाने से क्लॉथ की प्रोडक्शन कम क्यों होती है, इस चीज को समझने के लिए हम दोबारा अपने डायग्राम पे जाते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारा जो ओल्ड डायग्राम था वो पुराना वाला, ये रेक्टेंगल जो बनता है ये पुराना वाला है। एडिशन कौन सा आ गया है, हमारे पास लैंड रिसोर्सेस पहले से ज़्यादा हो गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी पे, जो फैक्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हो रही है उसको समझिए। यहाँ पे पहले टोटल लैंड रिसोर्सेज हमारे पास OF से लेके यहाँ तक थी, अब मज़ीद एडिशन आ गया है लैंड रिसोर्सेज का। तो पहले ओरिजिन ये था और इक्विलिब्रियम हमारे पास इस पॉइंट पे आ रही थी, जिस पे लेबर रिसोर्सेज हम LC1 तक यूज कर रहे थे फॉर क्लॉथ सेक्टर, एंड फॉर लैंड सेक्टर फॉर द फूड सॉरी फॉर द क्लॉथ सेक्टर लैंड कितना यूज हो रहा था, वो TC1 तक था। एडिशन के बाद जब हमारे पास ये OF2 ओरिजिन बन जाता है, तो यहाँ से आप F2 लाइन को एक्सटेंड कर दें तो उसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट नंबर 2 पे आती है। तो यहाँ पे आप देखें कि लेबर रिसोर्सेज पहले की निस्बत अब कम यूज कर रहे हैं हम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। इसकी वजह क्या है, लैंड के बढ़ने की वजह से अब हम पहले से ज़्यादा लैंड, जो कि ये वाला हिस्सा है, ये तो ऑलरेडी एलोकेट कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, लेकिन इस एडिशनल लैंड के साथ हमें चाहिए कुछ कम्बिनेशन ऑफ लेबर। वो लेबर कहाँ से आएगा, वो एडिशनल लेबर हमें मिलेगा क्लॉथ सेक्टर से। तो क्लॉथ से कुछ लेबर माइग्रेट कर देगा फूड सेक्टर में, इसी वजह से क्लॉथ की प्रोडक्शन पहले की निस्बत कम हो जाएगी। और एक और डिस्टेंस जो हमें मज़ीद मिल रहा है वो यहाँ पे है, ये एडिशनल लैंड जो कि ये लेबर यूज़ कर रहे थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, वो भी अब इंक्लूड हो जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो यहाँ से हमें प्रूफ क्या हो रहा है, यहाँ से इस चीज़ की एविडेंस हमें मिल रही है कि जब हम किसी एक फैक्टर को बढ़ा दें तो जो उस फैक्टर को इंटेंसिवली यूज़ कर रहा है, जो इंडस्ट्री उस फैक्टर को इंटेंसिवली यूज़ करेगा उसमें प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जहाँ पे उसकी यूज़ इंटेंसिव नहीं थी वहाँ पे उस कमोडिटी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, वहाँ से दूसरा फैक्टर भी साथ में माइग्रेट कर जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर था, लैंड की इंक्रीज होने की वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शिफ्ट हो गया, लेकिन ये शिफ्ट बिल्कुल इक्वल नहीं है जो हमारा प्रीवियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है उसके बराबर नहीं नजर आ रहा। क्लॉथ में इंक्रीज कम आ रहा है, जबकि हमारे पास जो फूड है उसमें ओवरऑल इंक्रीज हमें ज्यादा नजर आ रहा है। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, इसको मिस्टेक नहीं करना ओवरऑल प्रोडक्शन के साथ। ओवरऑल प्रोडक्शन कहाँ पे होंगी, वो पॉइंट नंबर 1 पे पुरानी प्रोडक्शन है, बिल्कुल पैरेलल पीसी बाय पीएफ लाइन को हमने लिया है, प्राइसेस चूंकि चेंज नहीं हो रही तो न्यू पीसी बाय पीएफ पे पॉइंट नंबर 2 पे बिल्कुल सेम स्लोप वाला, उस पे आप देखें तो ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ कम हो गई है और क्वांटिटी ऑफ फूड हमारे पास पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई है। इस डिस्कशन से हम क्या डिडक्ट कर सकते हैं, an economy with high ratio of land to labor service is predicted to have high output of food relative to cloth and a low price of food relative to cloth. It will relatively be efficient or have comparative advantage in producing food and it will be relative inefficient at producing cloth. तो जो फैक्टर हमारे पास ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल लैंड अगर हमारे पास ज़्यादा है तो लैंड इंटेंसिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम पहले से ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि उनमें हमें एक किस्म से कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल हो जाता है, उसकी आउटपुट ज़्यादा होगी और उसकी प्राइसेस भी कंपैरेटिवली हमारे पास लो होगी। Then again, an economy is predicted to be relatively efficient at producing goods that are intensive in the factors of production in which the country is relatively well endowed. जहाँ पे जो रिसोर्सेज ज़्यादा है वहाँ पे वो competitive production कर। तो हेक्सर ऑलन मॉडल की प्रोडक्शन हमें पता चल गई कि इस कंट्री में प्रोडक्शन कैसे होगी। अब ट्रेड की बात करते हैं कि चलो आउटपुट तो उस चीज़ की ज़्यादा होगी जिसमें फैक्टर्स हमारे पास अबंडेंट होंगे, लेकिन ट्रेड कैसे होगा। सपोज दैट द डोमेस्टिक कंट्री हैज़ एन अबंडेंट अमाउंट ऑफ लेबर सर्विसेज रिलेटिव टू लैंड। एक एजम्पशन हमने ले ली कि L/T की रेशो विद इन द होम कंट्री वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू L/T रेशो इन एनी अदर कंट्री। तो ये हमारे पास assumption हो गई। Likewise, the domestic country is scarce in land and the foreign country is scarce in labor. तो जो foreign country है वो land abundant है, वहाँ पे labor कम है, वो हमारे home country के एक किस्म से opposite है। However, the countries are assumed to have the same technology and same consumer taste. डिमांड की बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी के जो आउटपुट है वो भी तकरीबन अगर रिसोर्सेज एम्प्लाई करें तो सिमिलर आउटपुट्स दोनों कंट्री में होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और फिर डिमांड जो है या जो प्रोडक्शन जिस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों कंट्रीज में आइडेंटिकल कमोडिटी है वो प्रोड्यूस हो रही है या कंज्यूम हो रही है। Because the domestic country is abundant in labor services, it will be relatively efficient at producing cloth because cloth is labor intensive. क्योंकि अब हमारे पास इस मॉडल में लेबर ज़्यादा है, हम लेबर इंटेंसिव कंट्री है तो हम क्लॉथ की प्रोडक्शन को ज़्यादा करेंगे क्योंकि क्लॉथ हमने एज्यूम किया था कि वो एक लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है। Since cloth is a labor-intensive good, the domestic country's PPF will allow a higher ratio of cloth to food relative to the foreign country's PPF. तो हमारे पास जो PPF है वो किंक्ड हो। डेविड रिकार्डो की भी यही मतलब प्रेडिक्शन थी कि प्राइसेस दोनों कंट्रीज में कन्वर्ज हो जाती हैं और हेक्सर ऑलन मॉडल की भी सेम प्रेडिक्शन है कि प्राइसेस दोनों कंट्रीज की कन्वर्ज हो जाएंगी। जो एक्सपोर्टर है एक्सपोर्टिंग कंट्री में प्राइसेस राइज कर जाएंगी और जो इंपोर्टिंग कंट्री है वहाँ पे प्राइसेस फॉल कर जाएंगी।
तो एक्सपोर्टिंग कंट्री में चूंकि प्राइसेस राइज कर जाती है, अब जो रिलेटिव प्राइस है उसका स्लोप भी चेंज होगा, तो उस पे इम्पैक्ट होगा, वो भी प्रोडक्शन को चेंज करेगा। लाइक रिकार्डियन मॉडल, द हेक्सरॉलन मॉडल प्रेडिक्ट्स कन्वर्जेंस, तो वही बात है कि प्राइसेस कन्वर्ज करेंगे टू वन प्राइस। और डोमेस्टिक कंट्री, द राइज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ क्लॉथ लीड्स टू अ राइज इन रिलेटिव प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ एंड फॉल इन रिलेटिव कंजम्पशन ऑफ क्लॉथ। इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस चेंज हो रही हैं। जब प्राइसेस राइज कर जाएगी क्लॉथ की, तो प्रोड्यूसर्स के लिए इंसेंटिव है, वो पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जबकि कंज्यूमर के लिए डिसइंसेंटिव है, प्राइसेस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है, तो उसकी कंजम्पशन डोमेस्टिकली कम हो जाएंगी। The decline in the relative price of cloth in the foreign country leads to become an importer of cloth and an exporter of food. चूंकि फॉरेन कंट्री में प्राइसेस कम हो रही हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, और जो कमोडिटी इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले में एक्सपोर्ट क्या करेंगे? फूड एक्सपोर्ट करेंगे, या जिस कमोडिटी में उनके पास फैक्टर्स एबिलिटी को वो एक्सपोर्ट करेंगे। An economy is predicted to be relatively efficient in producing goods that are intensive and abundant factor of production. Also, an economy is predicted to export goods that are intensive in its abundant factors of production and import goods that are intensive in its scarce factors of production. तो वो factors of production जो यहाँ पे इस country में scarce है, तो हम उन कमोडिटी को बाहर से इंपोर्ट करेंगे और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि उन कमोडिटीज़ को सिर्फ प्रोड्यूस किया जाएगा जिनकी रिसोर्सेज हमारे पास पहले से ज़्यादा है। तो इसको हेक्सरॉलन मॉडल थ्योरम जो है उसकी समरी यही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स कितने क्वांटिटीज़ का होगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करता है कि जितनी वैल्यू के इंपोर्ट्स होंगे उतनी ही वैल्यू के उस कंट्री ने एक्सपोर्ट भी करने होंगे। ट्रेड को एक किस्म से आप यूँ समझ ले कि बैलेंस रखना होता है। तो हमारे पास इक्वेशन है PC इंटू DC प्लस PF इंटू DF। ये शो करता है प्राइस ऑफ क्लॉथ इंटू डिमांड ऑफ क्लॉथ प्लस प्राइस ऑफ फूड इंटू डिमांड ऑफ फूड। ये विद इन कंट्री ये पोजीशन है। It should equal to price of cloth into supply of cloth plus price of food into supply of food। तो जितनी हम डिमांड करेंगे वो उतनी वर्थ की हमारे पास सप्लाई होनी चाहिए। अगर हम ट्रेड ना कर रहे हो तो फिर हमारे पास क्या सिचुएशन है? फिर हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी QC है उतनी ही DC होनी चाहिए। उस केस में अगर ट्रेड ना हो तो DC शुड इक्वल टू QC और DF शुड इक्वल टू QF, क्योंकि जितना प्रोड्यूस किया है उतना ही कंज्यूम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा या कम तो नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो फिर वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यू की प्रोडक्शन की है। तो प्राइसेस शो करता है उनकी वर्थ को। PC इंटू QC, प्राइस ऑफ क्लॉथ इंटू क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ प्लस प्राइस ऑफ फूड इंटू क्वांटिटी ऑफ फूड। तो टोटल वर्थ, टोटल वैल्यू ऑफ the output that we have produced, it should equal to the total value of consumption that we are doing. So DC represents domestic consumption, DF represents domestic consumption of food. इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दें, DF माइनस QF के फॉर्मेट में इसको लेके आए। तो DF क्या है? DF is demand for food and QF is the quantity of food produced। अगर इसका आंसर नेगेटिव आ जाए तो ये हमारे इंपोर्ट्स हैं। तो इस मॉडल में हमने एज्यूम किया था कि हम फूड को इंपोर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से वी ऑल्सो एज्यूम कि इसका जो साइन है वो नेगेटिव ही होगा। डिमांड फॉर फूड विल बी
डिमांड फॉर फूड, सॉरी इसका पॉजिटिव आएगा, डिमांड फॉर फूड विल बी ग्रेटर देन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ फूड, तो तब जाके ये इंपोर्ट होगा वरना ये एक्सपोर्ट होगा। तो ये किस चीज़ के बराबर होना चाहिए, दिस शुड इक्वल टू दी क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, क्यू सी क्या शो करता है, जो हमने क्लॉथ को प्रोड्यूस कर दिया, माइनस डी सी जो कि यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड है इस क्लॉथ के लिए, तो वो तो बराबर हो जाएगा, जो एक्सेस डिमांड है, जो प्लस सरप्लस जो बनेगा उसको हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। इसी तरह किस वैल्यू पे करेंगे, तो ये हमारे पास जो एक्सचेंज रेट है एक किस्म से उसी पे करेंगे, PC बाय PF। तो इफ PC बाय PF इज 2 मीन्स के प्राइस ऑफ क्लॉथ इज 2 टाइम्स एज कंपेयर टू प्राइस ऑफ फूड। तो अगेन क्या मतलब होगा इसका मतलब ये होगा कि अगर हम एक्सपोर्ट्स को 1 यूनिट बढ़ाएंगे क्लॉथ के, तो हम इंपोर्ट्स को 2 यूनिट ऑफ फूड को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू 0.5 होती तो फिर 1 यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट जो है क्लॉथ को, 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ को एक्सपोर्ट करते, उसके बदले में हमें आधा यूनिट ऑफ फूड मिलता। तो हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट क्या बन जाता है, यही वैल्यू का जो लाइन है कि हम इंपोर्ट कितना कर सकते हैं, और डिपेंड करता है इसी कंस्ट्रेंट पे, ये हमारी कंजम्पशन की कंस्ट्रेंट है। डायग्रामेटिकली अगर आप देख लें तो रेड लाइन हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का बताता है कि हम प्रोड्यूस कितना कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक लाइन हमें बताता है कि हम इंपोर्ट कितना कर सकते हैं बेस्ड ऑन द आउटपुट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग, उसके बेस पे हम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर कंट्री ट्रेड ना कर रही हो तो जो आउटपुट है वो QF1 और QC1 है, और कंजम्पशन कितनी होगी वो भी QF1 एंड QC1 के बराबर ही होगी। लेकिन अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो हमारी कंजम्पशन है वो इस पॉइंट पे नहीं होगी, लाजमी नहीं, बल्कि किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं। वी कैन कंज्यूम ऑन पॉइंट समवेयर हेयर, जिसको पॉइंट ए आप कह लें, कि यहाँ पे भी कंजम्पशन कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसी लाइन के बराबर हमने ट्रेड करना होगा। तो दिस विल बी आवर डिमांड, दिस विल बी DC, यहाँ पे DC होगा, और यहाँ पे DF डिमांड फॉर फूड। तो हम फूड की डिमांड करना चाहते हैं पॉइंट ए पे, और क्लॉथ की डिमांड करना चाहते हैं वो भी सिमिलरली इसी पॉइंट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिमांड फॉर क्लॉथ कम है और आउटपुट ऑफ क्लॉथ ज़्यादा है, तो ये जो एक्स्ट्रा रह जाता है ये क्या है, दिस इज एक्चुअली द एक्सपोर्ट ऑफ क्लॉथ। सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ फूड हम कम बना रहे हैं, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा है, इसीलिए जो एक्सेस क्वांटिटी है इसको हम इंपोर्ट करेंगे बेस्ड ऑन कि हमने कितनी क्वांटिटी सप्लाई की, तो दिस मच विल बी आवर इंपोर्ट ऑफ फूड। और ये स्लोप पे डिपेंड करता है, तो स्लोप का रोल यहाँ से भी क्लियर होता है। अगर ये स्लोप मोर लाइक और भी वर्टिकल इसको बना दे तो definitely we will be able to consume more food as compared to cloth, क्योंकि प्राइस ऑफ क्लॉथ रिलेटिव टू प्राइस ऑफ फूड बहुत ज़्यादा बन जाता है। टू कंपेयर कि क्या ट्रेड का हमें वाकई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब पॉइंट 1 को देख लें, दिस इज व्हाट वी वर प्रोड्यूसिंग, लेकिन हम कंज्यूम करते हैं इसी ब्लैक लाइन पे किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट ए इसको कह लें, पॉइंट ए पे हम कंज्यूम करते हैं, बट वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग इक्वल टू पॉइंट ए, इसके बराबर हमारी प्रोडक्शन मुमकिन नहीं, हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी उससे काफ़ी नीचे है। हम पॉइंट 2 पे प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन
उतने उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। नाउ वी आर एबल टू कंज्यूम मोर देन व्हाट वी कैन प्रोड्यूस। तो ये प्रूव करता है कि ट्रेड बेनिफिशियल है दोनों कंट्रीज के लिए। तो फाइनल समरी हेक्सचर-ओलन मॉडल का क्या है? कंट्रीज उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं जिनमें उनके पास अबंडेंट फैक्टर्स अवेलेबल हो, और उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं जिसमें वो फैक्टर इंटेंसिवली यूज होता हो। फिर दूसरी बात ये कि ट्रेड से प्राइसेस कन्वर्ज हो जाती हैं, और थर्ड पॉइंट कि ट्रेड इज बेनिफिशियल फॉर ऑल दीज कंट्रीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमन मेंशन कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू लेक्चर्स आपको फ़ौरन मिलती रहें।